बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डाल्टन ने ये कहा था कि इनडिविजिबल है एटम, लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि इसके सब एटॉमिक पार्ट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये डिविजिबल है एटम। और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो एक्सपेरिमेंट यूँ था, ये एक गोल्ड फॉयल थी, इसके ऊपर इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार किया था। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये हीलियम, ये प्लोनियम की डिसइंटीग्रेशन से मिले थे। और बेसिकली ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लाई थे और इनके ऊपर डबल चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो उसके नतीजे में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। नंबर 1 ये देखा गया कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे सीधे निकल गए, उन्होंने बिल्कुल रास्ता नहीं बदला। कुछ पार्टिकल्स ने हल्की सी डिफ्लेक्शन शो की है, जैसे कि ये है, और उसने कहा 1 in 1 million डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री के एंगल से मुड़ गए थे। जैसे ये देखें 90 के एंगल से, 90 के एंगल यूँ होता है लेकिन उससे ज़्यादा कि ये सारे डिफ्लेक्ट हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। पहला कंक्लूजन जो ये था कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए थे, इसका मतलब था कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली होता है। फिर उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से हल्के से डिफ्लेक्ट किए हैं, और फिर उसने कहा कि कुछ पार्टिकल 90 के एंगल से ज़्यादा डिफ्लेक्ट किए हैं। तो वो हमारे पास सेकंड वाला ये पोस्टुलेट है, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री शो दैट 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा मूव हुए, शो दैट दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने बात की थी कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डबली पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम के ये न्यूक्लियाइज हैं। और अगर ये टकरा गए हैं, टकराने के बाद ये वापस चले गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ से ये टकराए हैं उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स में रिपल्सिव फ़ोर्स लगी है। दो टाइप्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होती है, एक अट्रैक्शन की और एक रिपल्जन की। तो इसमें रिपल्सिव फ़ोर्स लगी है। और फिर ये इन्होंने यहीं पे यही एक्सप्लेन किया है, पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द एटम। और ये थर्ड पार्ट है कि मैसिव अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये तीन इसके पास जो ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। उसके बाद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी। अब हमेशा एक मॉडल में लिमिटेशंस होती हैं तो दूसरा मॉडल आता है। अब रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी? इसने कहा था, इसके मॉडल के मुताबिक कि क्लासिकल फ़िज़िक्स ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं और ये एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करेंगे जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। इसका मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व करेंगे जब मुसलसल एनर्जी एमिट करेंगे, तो इसका मतलब कि फिर उसके बाद ऑर्बिट उनका स्मॉल होता जाएगा। जैसे देखें ये ऐसे मूव करेंगे तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का स्मॉल होता जाएगा। दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ज़ाहिर बात है अगर वो यहाँ से शुरू करेंगे रिवॉल्व होना, कंटिन्यूस एनर्जी ख़त्म होगी तो उनका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। छोटा होते 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 ये कोलैप्स कर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आके तो फिर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपके पास क्या बनना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम। ये बाद में पता चला था, इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये लाइन स्पेक्ट्रम था इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के लिए। ये दोनों लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, जिसकी वजह से फिर बोहर ने, नील बोहर इसका नाम था, इसने 1930 में जाके फिर थ्योरी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर पेश की थी। हम उसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अब आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल का और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का आपस में कंपैरिजन भी करते जाना साथ साथ। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स हैज़ अ फिक्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक ही एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव करते हैं। जैसे कि ये इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस ऑर्बिट की एक फ़िक्स एनर्जी होगी, इसमें मूव करेंगे तो इसकी एक फ़िक्स एनर्जी होगी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि एनर्जी डिपेंड करती है न्यूक्लियस के डिस्टेंस पे। फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़। ज़ाहिर बात है जितना ये इलेक्ट्रॉन से दूर होगा उतनी ही इसकी एनर्जी भी
ज़्यादा होगी। जैसे कि ये वाला ऑर्बिट करीब है न्यूक्लियस के तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी उससे भी ज़्यादा, जितना दूर होगा उतनी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे नहीं होता कि आप देखें यहाँ एक ऑर्बिट बना है, दूसरा ऑर्बिट यहाँ बना हुआ है, अब ऐसे बीच में भी तो एक ऑर्बिट बन सकता था ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही नहीं मूव करते ऑर्बिट्स में। अब ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी भी एक स्पेसिफिकेशन होती है। वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता हो, उसका फैक्टर बनता हो। लेकिन ये एक थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, हम इसको यहीं तक रखते हैं कि आपने ये याद करना है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। नेक्स्ट अब हम दूसरा पॉइंट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट की तरफ तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ज़ाहिर बात है अगर इसकी एनर्जी कम है देखें और इसने इस ऑर्बिट में जाना है, इस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, तो हायर में जाने के लिए कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी मिलेगी उसको। और द एनर्जी ऑफ लाइट एमिटेड, और फिर है जब वो किसी बड़े ऑर्बिट से छोटे वाले ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। और जो एनर्जी एमिट होगी या रिलीज़ होगी वो किसके इक्वल होगी? उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। और ये यहाँ तक हमारा ये बोहर के एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स ख़त्म हो गए हैं।